हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू थ्राइव एकेडमी। आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th का चैप्टर बायोलॉजी का पहला स्टार्ट कर रहे हैं और हम इसका वन शॉट वीडियो आज कवर करेंगे। आपको पूरे 1 घंटे में मैं इस चैप्टर का क्विक रिवीजन यहाँ पर करवाऊंगा। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल की डेफिनेशन से। तो जरा देखिए, सेल, व्हाट इज सेल। तो देखिए, सेल की डेफिनेशन देखते हैं हम सबसे पहले। तो सेल की डेफिनेशन होती है, इट इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life। ये लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे किससे मिलके बनते हैं? सेल से मिलके बनते हैं। इस सेल की सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले हम सेल की डिस्कवरी को देखेंगे। तो ये बात है 1665 की, जब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन साइंटिस्ट ने 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी उसको किया था इन्होंने एक कॉर्क के पीस में से। एक कॉर्क होता है, ये वुड का एक पीस होता है, और इस पीस में से इन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी, ये सेल डेड सेल्स थे। कौन से सेल्स थे? डेड सेल। तो सबसे पहली डिस्कवरी जो हुई थी सेल की, वो हुई थी पहले डेड सेल की, जिसको किया था 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये हो गई हमारी पहली डिस्कवरी। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ल्यूएन हुक। साइंटिस्ट आते हैं ल्यूएन। ये ल्यूएन हुक नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी, ये ल्यूएन हुक ने की थी। और जो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई वो रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन इन्होंने की थी डेड सेल की डिस्कवरी। और पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी करी है ल्यूएन हुक ने। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके बारे में बताया था, और इसके बारे में अभी हम चैप्टर में आगे जाकर देखेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था पुरकिंजे। साइंटिस्ट का नाम है पुरकिंजे। इन्होंने सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले फ्लूइड की डिस्कवरी की थी, और इसके बारे में बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर एक फ्लूइड मटेरियल भरा हुआ होता है, और इस फ्लूइड मटेरियल का जो नाम है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान रखेंगे कि पुरकिंजे ने जो डिस्कवरी की थी वो की थी सेल के अंदर फ्लूइड की। तो उस फ्लूइड का नाम रखा गया था क्या? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन हम आगे जाके इस चैप्टर में देखेंगे कि हमें सेल के अंदर दो टाइप के फ्लूइड दिखेंगे। एक वो फ्लूइड जो कि सेल के अंदर भरा हुआ है, और एक वो फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले न्यूक्लियस के अंदर भरा। तो यहां पर सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ऐसा फ्लूइड जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, सॉरी सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, इनसाइड सेल, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के अंदर होगा उसको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड inside nucleus is called न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर होगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के अंदर फिल्ड होगा इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। फिर पुरकिंजे ने जो टर्म दिया था वो दिया था प्रोटोप्लाज्म। तो वो किस लिए दिया था? तो वो टर्म उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइन स्टडी करते हैं तो इसके लिए हम टर्म लाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आप ध्यान रखेंगे कि पुरकिंजे ने डिस्कवरी की थी सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले फ्लूइड्स की। तो सारे फ्लूइड्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको कंबाइन एक टर्म दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म।
अगर हम पर्टिकुलर देखेंगे कि सेल के अंदर क्या फील्ड है, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड फील्ड है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड फील्ड है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमें ये तो हो गए सेल के अंदर के पार्ट्स की बारे। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक 1665, पहले डेड सेल की डिस्कवरी। फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो ल्यूएनहुक ने की थी इनके बाद में। इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट। इसके बाद डिस्कवरी होती है पुरकिंजे करते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद एक थ्योरी आएगी जिसका नाम है सेल थ्योरी। तो यहां पर दो साइंटिस्ट हैं, स्क्लीडन एंड श्वान, इनका नाम है थियोडर स्वान। तो दो साइंटिस्ट हैं, स्क्लीडन एंड थियोडर स्वान। 1838 एंड 1839 में ये दोनों साइंटिस्ट पहली सेल थ्योरी देते। ये थ्योरी, सेल थ्योरी, सबसे पहला स्टेटमेंट देती है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लाइफ एग्जिस्ट करती है उसकी सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है सेल। तो पहली सेल थ्योरी का ये पहला स्टेटमेंट था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसे कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट आते हैं इन्हीं के बाद में, जिसका नाम है ब्रचो। ये जो साइंटिस्ट हैं ये सेल थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं और इसके बाद में बताते हैं कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं। इसके बाद में हम यहां पर इसी चैप्टर में मैं अभी आपको बताऊंगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द अदर वन इज यूकैरियोटिक सेल। यहां पे हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे और इसके बाद में हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। तो अभी तक हमने बेसिक सेल का पढ़ लिया था। इसमें हमने सेल की डिस्कवरी देखी कि सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की जो डिस्कवरी होती है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक करते हैं 1665 में, और ये जो सेल की डिस्कवरी करते हैं वो पहला डेड सेल होता है। इसके बाद में ल्यूएनहुक पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी करते हैं सेल की, फिर इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो इसमें आएंगे रॉबर्ट ब्राउन जो कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी करेंगे, पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म टर्म को देंगे। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। इसमें एक साइटोप्लाज्म आता है और एक आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड होता है और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, और इन दोनों को हम कंबाइन करके टर्म देते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद में हमने देखा था कि सेल की थ्योरी आती है तो स्क्लीडन एंड स्वान दो साइंटिस्ट होते हैं 1838-39 में, ये दोनों सेल थ्योरी देते हैं और इसमें सबसे पहला पॉइंट रखते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद में विर्चो नाम के साइंटिस्ट आते हैं, ये सेल थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं और ये कहते हैं कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले आएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है बेटा। दीज आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। केवल इनके अंदर एक सिंगल सेल होता है जो कि इनके अंदर सारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या है जो कि एक सेल परफॉर्म कर सकता है, तो इसमें आएगा पहला न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना सबसे पहले न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा वो बॉडी के अंदर। न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आएंगे। इनको हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्लास 10th की जो क्लासेस होंगी उनमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप यहाँ देखिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल होता है जो कि सारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करेगा। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, रिप्रोडक्शन आएगा, एक्सक्रीशन होगा, ये सारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं। इसके बाद में इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो आपके सिलेबस में यहाँ पर तीन नाम आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमिडोमोनास। ये एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। इसके बाद में आते हैं एक और टाइप है ऑर्गेनिज्म का जो कि होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से कंपोज होते हैं इनको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ more than
वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इस तरह से क्यों डिवाइडेड रहते हैं, क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, ये डिपेंड करता है सेल के फंक्शंस पर। यानी कि अगर किसी सेल पर बहुत ज्यादा फंक्शंस आने लग जाएंगे, सेल को ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करने होंगे, तो वहां पर सेल अपने अंदर एक डिवीजन करेगा और डिवीजन करने पे यहाँ पे मोर देन वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म जनरेट होंगे जो कि होंगे मल्टी सेलुलर। इसमें ये सेल डिवीजन ऑफ लेबर का फंक्शन परफॉर्म करेंगे और अपने अंदर ये लेबर को डिवाइड करेंगे, जिसमें अलग अलग सेल अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा टिश्यू, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर मैं अब आपको सेल के बेसिस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। सेल के दो टाइप होंगे, एक होगा प्रोकैरियोटिक सेल और एक होगा यूकैरियोटिक सेल। तो यहां पे हम दो टाइप के सेल देखेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड अदर वन इज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, उस पर मैं आपको 5 to 6 पॉइंट्स में समझाऊंगा कि हाउ प्रोकैरियोट्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट्स। तो पहला देखिए कि प्रोकैरियोटिक ये जो टर्म आया है ये दो वर्ड से आता है, एक आता है प्रो और दूसरा आता है कैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है यहां पर प्रिमिटिव, तो प्रो का मतलब क्या है यहाँ पे प्रिमिटिव, और कैरियोट यानी कि सेल। तो ये दो टर्म से आता है प्रिमिटिव सेल। यूकैरियोट में भी दो वर्ण है, यू यानी कि एडवांस एंड कैरियोट यानी कि सेल। तो यहां पर इन नाम से हम क्या समझे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये अपने आप में प्रिमिटिव सेल है और यूकैरियोट है ये अपने आप में एडवांस सेल है। इनके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि परफॉर्म हो पाएंगे जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं हो सकते। तो पहली बात, प्रोकैरियोट्स आर प्रिमिटिव सेल, यूकैरियोट्स आर एडवांस सेल। अब इसके बाद हम सेकेंड डिफरेंस देखते हैं इनके साइज के बेसिस पर। साइज देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल है, इनका जो साइज होगा वो 0 to 5 माइक्रोमीटर तक वेरी करेगा। कुछ सेल हो सकता है कि 0 के पास हो और कुछ हो सकता है 5 के पास हो, तो ये छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये इस रेंज में लाई करेंगे 0 to 5 माइक्रोमीटर के साइज में। यूकैरियोटिक सेल के अगर साइज की हम बात करते हैं तो इनका साइज प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये इनका साइज ये 5 to 100 माइक्रोमीटर्स तक वेराई करता है। आपको बेटा एक बात यहां पे याद रखनी है कि जो माइक्रोमीटर है ये अगर इसको 1 मीटर के इक्वल रखें तो ये 10 to the power, एक मिनट, यहां पर ये जो 1 माइक्रोमीटर है ये 10 to the power -6 मीटर के इक्वल होगा। ये बात हमें यहां पर समझनी है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है, साइज का बेसिस देख लिया हमने, इनका कैसे एग्जिस्टेंस है, तो ये प्रिमिटिव सेल है वो देख लिया, यूकैरियोटिक देख लिया, एडवांस सेल है। अब यहाँ पर थर्ड टर्म आएगा इनके न्यूक्लियस के बारे में हम जरा चर्चा करते हैं। तो न्यूक्लियस अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर वेल डिफाइंड नहीं होता है। यहाँ पर जो ये जो न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट है इसकी कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर कवरिंग नहीं होती है, केवल एक न्यूक्लियर रीजन होता है। तो यहां पर न्यूक्लियस है इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये जो न्यूक्लियस है ये वेल डिफाइंड बिल्कुल नहीं है, और ये जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है लेकिन ये एग्जिस्ट करता है तो इसको हम कहते हैं कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये होता है न्यूक्लियोइड। अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो यहां पर न्यूक्लियर रीजन बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यहां पर वेल डिफाइंड होता है क्योंकि यूकैरियोट है ये काफी एडवांस सेल है, तो इनका न्यूक्लियर रीजन काफी अच्छे से वेल डिफाइंड होगा। इसके बाद 4 पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। तो यहां पर प्रोकैरियोट्स के अंदर एक अलग टाइप के राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट्स में एक अलग टाइप के राइबोसोम। अगर हम प्रोकैरियोटिक में बात करें तो यहां पर 70s टाइप, ये एक क्रोमोसोम, ये सॉरी राइबोसोम का टाइप होता है। तो यहां पर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट।
तो यहाँ पे 70s टाइप के राइबोसोम हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। अगर हम यही बात यूकैरियोट में देखें तो यहाँ पर एक 80s टाइप होता है राइबोसोम का जो कि प्रेजेंट होता है। तो 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे 80s टाइप के राइबोसोम है, ये प्रेजेंट होंगे। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि हमें बताएगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। मैं आपको और डिफरेंस बताता हूं। तो हम फिफ्थ डिफरेंस देखते हैं, सेल जो ऑर्गेनेल हैं, यानी कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। जैसे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल हैं उनकी मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या पॉइंट लिखेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन। इनकी जो मेम्ब्रेन है ये वेल डिफाइंड नहीं होती है। यहां पर अगर हम यूकैरियोट में बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स के पास में वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होगी। तो सेल ऑर्गेनेल्स हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन जो कि क्या करेगी, सेल ऑर्गेनेल्स को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करेगी। तो ये मेम्ब्रेन का फंक्शन है। तो यहां पर सेल ऑर्गेनेल्स है वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, और यहां पर अगर हम बात करें तो सेल ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। हम इसके बाद में और भी डिफरेंस देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक बार पहले इसको रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या डिफरेंस देखे। तो पहला डिफरेंस प्रोकैरियोटिक में क्या है कि ये प्रिमिटिव सेल है, ओल्ड सेल होते हैं। यूकैरियोटिक है, ये एडवांस सेल है। साइज में प्रोकैरियोट्स हैं ये छोटे होते हैं, 0 to 5 माइक्रोमीटर के बीच का साइज है इनका। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इनका 5 to 100 माइक्रोमीटर का साइज है। प्रोकैरियोट में अगर देखें तो न्यूक्लियस है, ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोट में बात करें तो यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि 70s टाइप के राइबोसोम है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोट में बात करें तो यहाँ पर 80s टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोट में अगर बात करें तो सेल ऑर्गेनेल है, ये वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन कंटेन नहीं करेगा। यूकैरियोट में ये सेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल की जो मेम्ब्रेन है ये वेल डिफाइंड होगी। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए हैं। तो अभी हमने ये 5 पॉइंट देख लिए हैं, मैं आपको 6 पॉइंट बताता हूं। तो 6 पॉइंट यहाँ पे है क्रोमोसोम्स। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है ये सिंगल पाया जाता है। यहाँ पर क्रोमोसोम कितना होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा। ये क्रोमोसोम क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो ये जो क्रोमोसोम होंगे ये एक सिंगल क्रोमोसोम मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में। ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं कि जब सेल डिवाइड होगा तो पेरेंट सेल से इनके जो पेरेंट सेल के चिल्ड्रन होंगे तो उनमें इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल के डिवीजन के टाइम पर कॉपी होगी, और वो कॉपी होती है क्रोमोसोम्स की वजह से। ये क्रोमोसोम एज इट इज डिवाइड होंगे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जब सेल का डिवीजन होगा तो उसके अंदर ये प्रेजेंट। इसके बाद में अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल में तो यहां पर मोर देन 1 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मोर देन 1 क्रोमोसोम, तो यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम होंगे। तो ये हमारे टोटल 6 पॉइंट हो गए जो कि हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के डिफरेंस में देखे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो ये आएगा कि सेल हैं वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेल हैं ये इनके अंदर जो मेन कंपोनेंट होते हैं उसमें सबसे पहले आता है सेल के ऊपर जो आउटर कवरिंग है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा और क्या होता है, तो सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है। लेकिन ये जो सेल वॉल होती है ये केवल बेटा प्लांट सेल में होती है और ये एनिमल सेल में नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है कि प्लांट में क्यों सेल वॉल हुए हैं और एनिमल में क्यों सेल वॉल नहीं है? तो उसका कारण ये है कि जो एनिमल सेल हैं तो एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन हो सकता है।
एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये वर्क प्लांट नहीं कर सकते। प्लांट एक जगह अगर हैं तो वो वहां से मूव नहीं कर सकते, दे कांट लोकोमोट। अगर वो लोकोमोट नहीं करेंगे तो सेव कैसे करेंगे? तो सेव करने के लिए क्या होता है कि उनके पास में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग है, जिसको अपन कहते हैं सेल। तो स्टूडेंट अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ? ये जो सेल है ये किन किन कंपोनेंट से मिलके बनता है? तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो सेल है इसके सबसे पहले सेल के ऊपर होती है एक आउटर कवरिंग, जिसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले तो हम इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, क्या है ये सेल मेम्ब्रेन और इसके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसको कहते हैं हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका क्या नाम है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस को अपने अंदर आने देती है, सेल के अंदर आने देती है और सेल से बाहर जाने देती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटर कवरिंग होती है, ये लिपिड और प्रोटीन से कंपोज्ड होती है। सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो ये लिपिड से और प्रोटीन से मिलके बनती है। इसके जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं इनको मैन्युफैक्चर करने का जो काम है वो हम बाद में पढ़ेंगे। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनको अपन कहते हैं, जिनमें आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड और प्रोटीन को बनाएगा, तो ये हम देखेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या है? इसका नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देगी और सेल से बाहर जाने देगी। इसके बाद में हम इसी टॉपिक में देखेंगे कि ये सब्सटेंस अंदर कैसे आते हैं और कैसे सेल से बाहर जाते हैं। तो यहां पर एक प्रोसेस आती है जिसका नाम है ओस्मोसिस, या फिर हम इसको स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये या तो हम इसमें ओस्मोसिस कहेंगे या फिर स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। तो क्या है ये प्रोसेस ओस्मोसिस और क्या होता है डिफ्यूजन? तो आपने चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास का पढ़ा होगा, उसमें आपका जो मैटर चैप्टर था उसमें आया था कि डिफ्यूजन की क्या डेफिनेशन। तो मैं यहाँ पे अगेन आपको बताता हूं कि डिफ्यूजन और ओस्मोसिस क्या है। तो डिफ्यूजन होता है इट इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस डिफ्यूजन की प्रोसेस में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं और इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ऐसे ही ओस्मोसिस एक स्पेशल केस है जो कि डिफ्यूजन के अंडर आता है। अगर हम ओस्मोसिस में बात करें तो यहाँ पर्टिकुलरली वाटर का जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यहाँ पे हम ओस्मोसिस में देखेंगे तो यहाँ पर 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, इसके बाद में होता है हाइपरटोनिक और लास्ट होता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 3 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे जो कि ओस्मोसिस के अंडर आएंगे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रख के चलिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के बाहर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा। यानी कि सेल है, जैसे कि यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि जैसे अगर हम रेजिन लेते हैं और रेजिन को अगर मिल्क में डालते हैं, यानी कि जो हमारी जो रेजिन होती है जिसको आप क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ओस्मोसिस में 3 टाइप के सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें जो सेल है इसके बाहर जो कंसंट्रेशन होता है वाटर का वो ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम कोई रेजिन लें यानी कि किशमिश को लें और इसको अगर हम दूध में डाल दें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल है वो कैसी हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेल के बाहर का कंसंट्रेशन हाई है। और हमने ओस्मोसिस प्रोसेस में देखा कि इसमें मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। आगे हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन हाई होता है और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन लो होता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे हमने वेल स्वेलो सेल लिया हुआ है, किशमिश ली हुई है स्वेलो वाली, इसको अगर हम हनी के अगर सॉल्यूशन में डाल दें, इसको शहद में रख दें, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हनी में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो काफी कम है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन
ज्यादा है। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, यानी कि शहद में आएंगे, और जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर वाटर के अंदर का कंसंट्रेशन एज वेल एज वाटर के बाहर का कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पे जो रेट है डिफ्यूजन की, यानी कि ओस्मोसिस की या डिफ्यूजन की जो रेट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर रहेगी। जिस रेट से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर जाएंगे उसी रेट से बाहर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएंगे। आगे अब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारी ये ओस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रोसेस खत्म होती है, और इसके बाद में हम अब नया टॉपिक इसमें पढ़ते हैं सेल मेड अप ऑफ में, जिसमें हमारा आएगा न्यूक्लियस। तो हमने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, अब हम न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। तो देखिए ये जो न्यूक्लियस है इसको जनरली हम इस नेम से जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये ब्रेन होता है सेल। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, ये ब्रेन ऑफ द सेल है, सेल का ब्रेन होता है। इसको हम ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं कुछ, जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम, जो कि मैंने अभी आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इसका डिफरेंस बताते थे, मैं इसका नाम बताया था। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम क्या करेंगे, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है वो इनके अंदर होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये ब्रेन ऑफ द सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि ये धागे जैसे बिल्कुल स्ट्रक्चर होते हैं। और जब सेल डिवाइड करता है तो सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पे होती है, ये होती है क्रोमोसोम्स के। तो सबसे पहले क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, देन उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और इसके बाद पूरी तरह से दो सेल अलग अलग हो जाएंगे जब सेल डिवीजन होगा। तो ये क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, और ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं ये डीएनए के फॉर्म में कैरी। तो ये डीएनए क्या है, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के फॉर्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी होगी पेरेंट से इनके ऑफस्प्रिंग्स में। तो ये किसके थ्रू होगी, ये न्यूक्लियस के थ्रू। न्यूक्लियस इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कंटेन करेगा, क्रोमोसोम कंटेन करेगा। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो कि न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये सेल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड होता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही क्रोमोसोम फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में न्यूक्लियस के ऊपर जो आउटर कवरिंग है, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है। तो मेम्ब्रेन कैसी है, डबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, तो इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर की कवरिंग। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल नहीं होती है, ये डबल होती है। ये बात हमें इसमें याद रख के चलिए। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट है जो कि सेल का कंप्लीट होता है। तो पहला हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकंड हमारा हुआ न्यूक्लियस, इसको ब्रेन ऑफ द सेल। अब हम जानते हैं सेल के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, जो कि केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। तो हम डिस्कशन किसके ऊपर करेंगे, अब हम सेल वॉल के ऊपर। तो यहां पर सेकंड थर्ड आता है हमारा पॉइंट सेल वॉल। तो ये सेल वॉल है, ये केवल प्लांट सेल के अंदर मिलेगी, और इसका जो कंपोजिशन है, सेल वॉल का जो कंपोजिशन है, ये हार्ड मटेरियल, थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। इससे ये सेल वॉल कंपोज होती है। तो ये जो सेल्यूलोज है इससे सेल वॉल कंपोज होगी, और ये थोड़ा सा हार्ड बना देता है सेल वॉल को। यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। तो यहां पे एक प्रोसेस हो रही है प्लाज्मोलाइसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो सेल वॉल है इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और साथ ही साथ में
रिलैक्सेशन भी होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसकी वजह से ये सेल वॉल है, आपने देखा हो कि प्लांट के ऊपर की जो बार्क है वो बीच बीच में से ब्रेक हो जाती है। उसका कारण यही फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है किसका? ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। हर सेल की सेल वॉल का यहाँ पे ऐसा फिनोमेना होगा जिसको हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि सेल वॉल वाले टॉपिक में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेल वॉल है ये कंप्लीट। तो हमने ये पढ़ लिया कि क्या क्या कंपोनेंट हैं जो कि सेल के अंदर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी, इसके बाद में हमने न्यूक्लियस को देखा, अब हमने सेल वॉल को भी जान लिया। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद में। अब हम एक एक से सेल के अंदर के सारे सेल ऑर्गेनेल्स को जानेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ पर हम हर सेल वॉल को देखेंगे, वो सॉरी हम यहाँ पे हर सेल ऑर्गेनेल को देखेंगे और उनके सभी के फंक्शंस को जानेंगे। इसके बाद में फिर हम लास्ट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का जो है सेल डिवीजन। तो यहाँ पर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं, तो मैं सारे सेल ऑर्गेनेल के नाम लिख देता हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये हमारा सिलेबस का पहला सेल ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको हम शॉर्ट में ईआर भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ईआर या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके बाद में हम समझेंगे गोल्जी एपेरेटस को। गोल्जी एपेरेटस, इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तो उनके नाम पर हम इसको समझेंगे गोल्जी एपेरेटस। इसके बाद में थर्ड आएंगे, इसके बाद में थर्ड आएगा, थर्ड सेल ऑर्गेनेल हमारा होगा लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स, इनको हम सेल्स का सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। तो these lysosomes are called suicidal bags of cell, lysosome। इसके बाद में फोर्थ जो हमारा सेल ऑर्गेनेल आएगा वो आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारा फोर्थ सेल ऑर्गेनेल होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका पावर हाउस ऑफ द सेल कहने का रीजन ये होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी को स्टोर करता है। जितनी भी एनर्जी सेल ने ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करके फूड को ली होगी वो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाएगी। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर होगी वो एटीपी के फॉर्म में होगी, तो उसके बारे में हम अभी देखते हैं। इसके बाद में फिफ्थ सेल ऑर्गेनेल आएगा, ये आएगा प्लास्टिड्स, जो कि केवल हमें देखने को मिलेंगी ये प्लांट सेल में। केवल किसमें देखने को मिलेंगी हमें? प्लांट सेल में। तो प्लास्टिड्स हैं, ये कलर प्रोवाइड करने के लिए होती हैं। तो कलर्ड जो पिगमेंट होते हैं वो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो ये जो प्लास्टिड है ये सेल ऑर्गेनेल केवल हमें किसमें देखने को मिलेगा? केवल हमें ये प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। अभी हम ये सारे सेल ऑर्गेनेल पढ़ने के बाद में मैं आपको इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का एक डिफरेंस और बताऊंगा, जिसमें मैं आपको 5 to 6 पॉइंट्स में ये बताऊंगा कि हाउ प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। इसमें सिक्स्थ जो लास्ट टॉपिक आएगा सेल ऑर्गेनेल में वो होगा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, तो हम ये 6 टॉपिक्स को अभी सेल के ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो मैं यहां पर एक हेडिंग डाल देता हूं कि दीज आर ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। ये 6 सेल ऑर्गेनेल हमें एक एक करके अभी पढ़ने हैं। तो पहले हम बात शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेन फंक्शन, इसकी पहले तो मैं आपको इसके 2 टाइप बताता हूं फिर फंक्शन पे आते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये 2 टाइप से प्रेजेंट होता है, एक होता है आरईआर या फिर हम इसको कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फ्लैट सैक के फॉर्म में ये पाया जाता है और इसके सिलेंड्रिकल या रॉड शेप में भी आपको मिल सकता है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक टाइप इसका, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर SER। तो ये 2 टाइप हैं इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके रफ होने की वजह होती है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स हैं ये अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच्ड टू इट्स सरफेस।
तो इसकी सरफेस से राइबोसोम है ये अटैच हो जाते हैं और ये इसको रफ बनाते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्मूथ इस वजह से है क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते। ठीक है, ये जो राइबोसोम है इनका मैं आपको एक्शन बताता हूं कि ये राइबोसोम प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रोटीन मैन्युफैक्चर, ये प्रोटीन को बनाएंगे राइबोसोम्स। ये प्रोटीन क्या करेगा, ये सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। सेल के वेरियस प्रोसेसेस को कंडक्ट कराने के लिए प्रोटीन की यहां पे नीड होगी, जिसको कौन मैन्युफैक्चर करेगा, राइबोसोम करेगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ के क्या फंक्शन है आप वो सुनिए। तो देखिए रफ का जो फंक्शन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका मेन फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड चैनल्स, इट प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट चैनल्स। ये ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोवाइड कराता है किसके लिए, ये जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हुआ है राइबोसोम के द्वारा, इसके लिए। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है, इट प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर। यहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है कि ये लिपिड्स और फैट्स को बनाते हैं। लिपिड्स और फैट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काम किसका है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पे फंक्शन है। यहाँ पे मैं आपको एक फंक्शन और बताता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसका सेकंड फंक्शन ये आता है कि ये तो हमने पर्टिकुलर समझ लिए, सेकंड फंक्शन इसका ये है कि ये लाइसोसोम को भी मैन्युफैक्चर करेगा। किसको मैन्युफैक्चर करेंगे, ये लाइसोसोम्स को। तो ये लाइसोसोम मैन्युफैक्चर करने में और हेल्प करेंगे। ये भी कौन करेगा, लाइसोसोम कौन करेगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। साथ ही साथ में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर केवल एक स्केलेटन पाया जाता है। और ऐसे वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसको वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म में उनके लिवर से प्रोड्यूस किया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और ये पॉइजन को न्यूट्रलाइज करता है ताकि ऐसे ऑर्गेनिज्म अगर गलती से अपना ही पॉइजन है उसको स्वेलो कर लेंगे तो उनकी डेथ होने से बच जाएगी। तो ये फंक्शन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंडर आता है। तो अभी तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सारे फंक्शंस को समझ लिया है। अब मैं इनको इरेज करता हूं और आप अगर नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम गोल्जी एपेरेटस के फंक्शन को जानेंगे, लाइसोसोम को जानेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल। क्लियर है? तो बच्चों अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को समझ लिया है, इसके क्या क्या फंक्शन थे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में मैंने आपको बताया, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप देखे, दो टाइप है, रफ एंड स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेन फंक्शन इसका क्या है, इसकी बॉडी पर राइबोसोम अटैच होते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं और ये ट्रांसपोर्ट चैनल उनके लिए प्रोवाइड करता है। इसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन देखे थे कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है कि ये लिपिड और फैट को मैन्युफैक्चर करता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करेंगे। इसके बाद में हमने सेकंड फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लाइसोसोम के एंजाइम्स को बनाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लाइसोसोम के एंजाइम्स को बनाता है। इसके बाद में अब हम फंक्शन देखते हैं गोल्जी एपेरेटस के। तो गोल्जी एपेरेटस है, इसको गोल्जी नाम यहां से मिलता है कि इसके जो साइंटिस्ट थे जो डिस्कवर करने वाले थे उनका नाम था कैमिलियो गोल्जी, तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ये गोल्जी एपेरेटस है। ये जो गोल्जी एपेरेटस है ये फ्लैट फॉर्म में पाया जाता है और इसके फ्लैट फॉर्म में भी बहुत सारी इसकी लेयर्स बनती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिस्टम्स। तो ये जो गोल्जी एपेरेटस है इसके फ्लैट सैक होते हैं जिनका एक ग्रुप होता है तो उसको हम नाम देते हैं सिस्टम। तो ये जो गोल्जी एपेरेटस है इसका फंक्शन ये होता है कि ये गोल्जी एपेरेटस ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। इसका मैन्युफैक्चर का काम क्या है, तो ये लाइसोसोम्स को ये बनाएगा गोल्जी एपेरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, उसने लाइसोसोम के एंजाइम्स को बनाया और ये क्या करेगा, ये लाइसोसोम्स को बनाएगा और लाइसोसोम्स के एंजाइम कौन बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो इसका गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, ये सारे काम गोल्जी अपैरेटस के यहां पर हैं। तो गोल्जी अपैरेटस के ये फंक्शंस हो गए हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स हैं, इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं सेल का। तो दीज आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। तो ये क्या है? सेल के सुसाइडल बैग्स है। तो ये जो लाइसोसोम है, ये सुसाइडल बैग्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनके अंदर, सेल के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्टिव करने के पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स इतने पावरफुल होते हैं कि अगर गलती से कभी सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस्ट हो जाती है या ब्रेक हो जाती है, किसी भी वजह से सेल डैमेज होता है, तो ये लाइसोसोम्स के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये बाहर आ जाएंगे। और अगर ये एक बार बाहर आ गए तो ये कंप्लीटली सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेरी पावरफुल, और इसलिए इसको कहते हैं हम सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। इसके बाद जो अगला सेल ऑर्गेनल आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो फंक्शन है वो है एनर्जी स्टोरेज का, एनर्जी स्टोरेज। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये साथ ही साथ में एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इसकी जो अंदर की जो सरफेस होती है वो काफी ज्यादा फोल्डेड होती है, जो कि इसको सरफेस प्रोवाइड करती है मोर एंड मोर एनर्जी स्टोर करने के लिए। इसके बाद में तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस ऑफ सेल है, एनर्जी स्टोरेज करती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इसकी जो एनर्जी की फॉर्म है स्टोरेज की वो है एटीपी। इसको हम एनर्जी की करेंसी भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये करेंसी है एनर्जी की। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम समझते हैं जरा प्लास्टिड्स को। तो पहली बात तो आप ये सुनिए कि प्लास्टिड है ये केवल हमें ये मिलेगा प्लांट सेल के अंदर। इसके बाद में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बीच में एक कॉमन चीज है कि ये दोनों खुद का जेनेटिक मटेरियल रखते हैं। दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इनका खुद का डीएनए होगा और उस डीएनए के लिए इनके पास खुद का प्रोटीन होगा। ये केवल आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में देखने को मिलेगा। दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए, दोनों का खुद का ओन डीएनए है और साथ ही साथ में प्रोटीन भी है। अच्छा, प्रोटीन भी होगा तो क्या इनके पास खुद के राइबोसोम होंगे? जरूर, क्यों नहीं होंगे। तो यहाँ पर डीएनए होगा तो इनके पास में इनके खुद के प्रोटीन भी होंगे और प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने वाले राइबोसोम भी होंगे। इसके बाद आती है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाए जाएंगे। दो टाइप के प्लास्टिड होते हैं, एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट के जो ऑर्गेनेल हैं इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भरा हुआ रहता है, जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर को प्रोवाइड कराता है। सो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, ये क्लोरोफिल हमें क्लोरोप्लास्ट के सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद में तो प्लांट सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड टाइप इसका आता है प्लास्टिड का, वो है ल्यूकोप्लास्ट। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिड है और ये सेल के अंदर, यानी कि प्लांट में जो फ्लूइड्स बनते हैं, प्लांट के कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, तो उनको बनाने में ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करते हैं। तो ये दो टाइप के प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सम केसेस में, कुछ प्लांट्स में हमें देखने को मिलेगा कि यहां पर ग्रीन के अलावा येलो कलर भी क्लोरोप्लास्ट बनाता है। तो कभी कभी ये ग्रीन पिगमेंट भी बनाएगा और कभी कभी ये प्लांट में येलो कलर भी बनाएगा। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि प्लांट जिनके अंदर फ्लावर आते हैं उनके अंदर कलर प्रोवाइड किया जा सके। तो ये हमारा ऑल अबाउट प्लास्टिड हो गया है। आपको यहां ध्यान रखना है कि डीएनए और प्रोटीन, ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इन दोनों का ही होगा। इसके बाद हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेल आता है जिसका नाम है वैक्यूल। तो वैक्यूल के बारे में आप ये बात ध्यान रखिए कि वैक्यूल है ये इनका काम होता है स्टोरेज का। तो ये जो वैक्यूल है ये हमें एनिमल सेल में
या तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेंगे, अगर देखने को मिले तो ये वैक्यूल बहुत ही साइज में छोटे होंगे। ये जो वैक्यूल हैं ये हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे प्लांट सेल के अंदर। ये वैक्यूल हैं, इनका साइज प्लांट सेल में काफी बड़ा होता है, साथ ही साथ में ये प्लांट सेल में टर्बिडिटी और रिजिडिटी को भी अराइज करता है, जिससे प्लांट सेल की जो सरफेस है वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो वो जो सेल हैं प्लांट सेल के, उनमें मोस्टली हमें वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे और काफी बड़े साइज में वैक्यूल देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से जो एनिमल सेल में तो ये होंगे ही नहीं, और प्लांट सेल में अगर होंगे तो काफी बड़े साइज में। तो ये क्या करते हैं, ये वैक्यूल जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है, ये न्यूक्लियस को प्लांट सेल में एक तरफ शिफ्ट करते हुए जाते हैं। तो ये वैक्यूल्स हैं, इनका काम, मेन फंक्शन क्या है, इनका स्टोरेज का फंक्शन है। जितना भी मटेरियल होगा सेल का उसको ये स्टोर करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स कवर हो चुके हैं। इसका मैं आपको एक डीप एनालिसिस के लिए मैं इसकी पूरी लेक्चर सीरीज डालूंगा, लेकिन ये आपके क्विक रिवीजन के लिए काफी है। इसके बाद में अब मैं आपको प्लांट सेल के और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस बताऊंगा, और साथ ही साथ में हम सेल के डिवीजन की दो प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें माइटोसिस और माइटोसिस ये दोनों ही आएंगी। ठीक है, तो बच्चों अब हमने अभी तक सारे सेल ऑर्गेनेल को जान लिया है। हमने सेल किस किन चीजों से मिलकर बनाए ये भी हमने जान लिया। मल्टी सेलर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को समझ लिया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल देख लिए, और साथ ही साथ सेल की हमने पुरानी हिस्ट्री को भी पढ़ लिया। अब इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे अब यहाँ पर नया टॉपिक देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड अ एनिमल सेल? एक प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, इसको हम जरा एक बार क्विक रिकैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल होती है ये केवल प्लांट सेल में पाई जाएगी, एनिमल सेल में ये देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर प्लांट सेल में पहला पॉइंट आ जाएगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट। एनिमल सेल में क्या होगा, एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट। यहां पर एनिमल सेल में सेल वॉल है, ये एब्सेंट हो जाएगी। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आएगा कि प्लांट सेल में मैंने अभी बताया आपको, सेल ऑर्गेनेल हमने पढ़ा था प्लास्टिड, ये भी केवल प्लांट सेल के अंदर था, एनिमल सेल में नहीं था। तो यहां पर सेकंड पॉइंट आएगा, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स हैं, ये प्रेजेंट। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में यहां पर प्लास्टिड्स हैं, ये एब्सेंट नहीं है। तो plastids are absent here. Plastids are absent here. यहाँ पर प्लास्टिड है, ये एब्सेंट है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस। तो जो प्लांट सेल है इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन वन साइड ऑफ सेल। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वैक्यूल के साइज की वजह से न्यूक्लियस है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ सेल। न्यूक्लियस है यहां पे सेल की वन साइड में प्रेजेंट हो। अगर हम एनिमल सेल में बात करें तो यहां पर न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल, इन द सेंटर ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट हो। यहां पर अगर हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट जो कि हम प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस देखेंगे वो होगा यहाँ पे वैक्यूल का। अगर हम प्लांट सेल में बात करें तो यहाँ पर प्लांट सेल में वैक्यूल है, ये काफी लार्ज साइज में। तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज साइज, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज साइज। तो यहाँ पर वैक्यूल जो है ये लार्ज साइज में प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहां पर या तो वैक्यूल बिल्कुल ही नहीं होंगे, और अगर होंगे तो काफी ज्यादा स्मॉल साइज में होंगे। तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल साइज और एब्सेंट। या तो प्रेजेंट होंगे तो स्मॉल साइज में होंगे, और अगर होंगे तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है, या तो स्मॉल साइज में या फिर बिल्कुल ही नहीं।
तो ये वो डिफरेंसेस हैं जो कि अभी हमने देखे प्लांट सेल में और एनिमल सेल। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ये मैंने आपको बता दी। अब हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है सेल डिवीजन, जिससे यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ सेल्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कैसे सेल का डिवीजन होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो टाइप का डिवीजन होता है सेल के अंदर, एक मेयोसिस सेल डिवीजन है और एक माइटोसिस सेल। एक सेल डिवीजन में तो हमें देखने को मिलेगा कि जो सेल्स होंगे डिवाइडिंग वाले वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, और एक दूसरा सेल डिवीजन होगा जिसमें हमारे सिंपल सेल्स होंगे, जैसे कि हमारे स्किन सेल्स हैं, बॉडी की ग्रोथ वाले सेल्स हैं, इस टाइप के सेल्स होंगे। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूं, फिर मैं आपको मेयोसिस माइटोसिस के बारे में बता। तो हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है सेल डिवीजन। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन विच इज इन अवर सिलेबस। तो हमारा जो पहला टाइप आता है सेल डिवीजन का वो आता है मेयोसिस, और दूसरा टाइप सेल डिवीजन का जो है वो है माइटोसिस। तो यहाँ पे दो टाइप का सेल डिवीजन है, मेयोसिस सेल डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन। मेयोसिस में हम देखेंगे कि मेयोसिस में जो सेल डिवीजन है ये सेक्स सेल्स का डिवीजन होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल है या सेक्स सेल्स हैं उनका डिवीजन मेयोसिस के थ्रू होता है। तो इसके अंदर जो सेल है उनका डिवीजन होगा, वो कौन से सेल होंगे? मेयोसिस में सेक्स सेल्स होंगे। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? तो मेयोसिस सेल में हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो कैसे हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम का नंबर है वो सेल डिवीजन के टाइम पर हाफ हो जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? तो देखिए जरा, यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमोसोम है यहाँ, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 4 क्रोमोसोम। तो जब इससे यहाँ पर इनके जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है इनसे डॉटर सेल्स आएंगे, ये डॉटर सेल्स में यहाँ पे क्रोमोसोम है वो हर सेल में हाफ हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल में यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं, मेल एंड फीमेल, और यहाँ पे 2 क्रोमोसोम यानी कि हाफ क्रोमोसोम है वो मेल से आते हैं और हाफ क्रोमोसोम है वो फीमेल से आते हैं सेल डिवीजन के टाइम। दैट्स व्हाई दे बिकम हाफ इन नंबर। माइटोसिस सेल डिवीजन है, ये हमारा देखने को मिलेगा सोमैटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलेगा, और यहां पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एग्जैक्ट सेम रहता है। तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का जो नंबर है सोमैटिक सेल्स में और माइटोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। और यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी कि जैसे पेरेंट्स होंगे बिल्कुल ऑफस्प्रिंग्स उनके जैसे सिमिलर होंगे, यानी यहाँ पे सेल डिवीजन होगा तो सारे सेल्स बिल्कुल सिमिलर होंगे डिवीजन के, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाएगा, और इस तरह के सेल डिवीजन को हम क्या कहेंगे? इसको हम मेयोसिस कहेंगे और इसको माइटोसिस कहेंगे। ये सेल डिवीजन को हम आगे जाके क्लास 10th जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन क्लास 10th में, उस चैप्टर में हम इनको और अच्छे से इन डेप्थ थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए हमारा इतना ही, और यहाँ पे हमारा आज ये टॉपिक फिनिश होता है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो पहले लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके आप और ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में इसको आपको सब्सक्राइब भी करना है। यहाँ पे नीचे आपको एक बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, और साथ ही साथ आप यहाँ पे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसको आपको नोटिफिकेशन पहले से ही आ जाए। आपको यहाँ पे बच्चों एक काम और करना है कि मेरा एक टेलीग्राम पर चैनल है थ्राइव एकेडमी 007 के नाम से। तो हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इसका ये जो चैनल है थ्राइव एकेडमी 007 के नाम से ये चैनल है, और इस चैनल पर जाकर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं डेली यहाँ पर शाम के टाइम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालता हूँ साइंस के ऊपर, जिसमें आपके 9th एज वेल एज 10th दोनों ही क्लासेस के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर होते हैं, और हर चैप्टर के यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे डेली प्रैक्टिस के लिए। मैं हर रोज 10 क्वेश्चन 9th एज वेल एज 10th साइंस के डालता हूं, तो आप इस चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ में थ्राइव एकेडमी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, तो आप उसको भी